हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि आपका एग्जाम का तो डेट आ चुका है 21 मार्च। तो लगभग अगर आप अभी से देखते हो तो आपके एग्जाम के लिए 30 to 35 डेज आपके पास रिमेनिंग है। तो हम बेटा क्या अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं सो दैट हम इस एग्जाम में सिलेक्शन हासिल कर पाएंगे रादर देन दी फेल्यूर। ओके ना? यस। तो इसीलिए यही टारगेट है आज के सेशन का। तो मैं आज यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आप इजीली अगर अप्लाई कर लेते हो तो यू विल गेट द सक्सेस रादर देन दी फेल्योर। तो आप सक्सेस हासिल करो, इसलिए मैंने ये सेशन रखा हुआ है। तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखना, ताकि आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो मिस्टेक करते हो वो मिस्टेक ना करो। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कल या परसों का ही नोटिस है, नोटिस आया हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का एग्जाम अलग अलग डेट पर हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा ओवरलुक दे देता हूँ, तो जो बच्चे नए ज्वाइन हुए होंगे वो भी समझ सकते हैं कि किस किस का एग्जाम कौन कौन से दिन में है। तो सीनियर टेक्नीशियन जो है उनका एग्जाम चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो चाहे इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, तो सीनियर टेक्नीशियन वालों का 25 फेब को एग्जाम है। एंड एडिशनल एग्जीक्यूटिव जो है उनकी एग्जाम चाहे उनकी जो एग्जाम है वो 1 मार्च के लिए है, मतलब 1 मार्च को है। एंड डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वालों का जो एग्जाम है वो है आपके पास 4 मार्च के लिए। एंड जो टेक्नीशियन 1 है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले रहे या फिर इंटरनल नोटिफिकेशन वाले रहे, तो उनका 9 मार्च पर मार्च के दिन उनका एग्जाम है। एंड असिस्टेंट इंजीनियर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट इंजीनियर इन ट्रांसमिशन, चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहे चाहे आपके पास इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहे या फिर इंटरनल रहे, तो उनकी जो एग्जाम है वो है आपके पास 21 मार्च 2024। तो ये अगर डेट नहीं दिख रही होंगी तो यहाँ पर मैंने वही डेट जूम करके रखी हुई है। तो आप अपने हिसाब से देखो कि आपका एग्जाम कब है। और मेरी तरफ से सभी के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में मुझे हमेशा पूछते थे कि सर बताओ क्या डेट रहेंगी क्या डेट रहेंगी। तो मैंने कब आपको हमेशा बोला था कि कोई तो इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आप 23 मार्च कंसिडर करके चलो, क्योंकि वो डेट बहुत ही लग रही थी कि वो एग्जाम होगी। और उससे 1 या 2 दिन देखो पहले आपकी एग्जाम हो रही है। तो जो बच्चे मुझे हमेशा पूछते थे कि सर एग्जाम कब होगी, तो बेटा आप सभी के लिए तो मैं एडवांस में ऑल द बेस्ट बोलूंगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे। यस। बट जैसे ही ये नोटिफिकेशन मिली या फिर जैसे ही ये सभी को पता चला कि भाई आपकी एग्जाम 21 मार्च को है, या फिर आप बोल सकते हो कि रिस्पेक्टिव डेट को है, तो बहुत सारे बच्चों के चेहरे पर ये तीन चीजें आई हुई थी। ये तीन तरीके के बच्चे मुझसे ज्वाइंट है। एक तो बहुत हैप्पी थे, एक तो थोड़ा सा हैप्पी, थोड़ा सा सर नाराज, और एक थे सर बहुत ज्यादा दुखी लोग थे। तो ये दुखी कौन है और बहुत ज्यादा हैप्पी कौन है, और कौन से ऐसे लोग हैं जो हैप्पी भी और थोड़े दुखी भी है, तो इनको मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करा देता हूँ सो दैट आप समझ जाओ कि आप कहाँ पर बिलोंग करते हो। तो जो हैप्पी बंदे थे तो उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ था, मतलब उनका रिवीजन भी अच्छे से हुआ है बेटा, उनका रिवीजन भी अच्छे से हुआ है। देन वो एमसीक्यूज भी अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, राइट, एमसीक्यूज भी अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। देन हमारा जो वाईटी वाईटी मतलब यूट्यूब का जो चैनल है बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल का, यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी अच्छे से देख रहे हैं। देन उनका जो नॉन टेक वाला पोर्शन है, नॉन टेक्निकल, वो भी पोर्शन अच्छे से हो रहा है। देन उनका सपोज उनको मिल रहा है कि कॉन्फिडेंस की मेरे टेस्ट सीरीज में भी अच्छे से मार्क्स आ रहे, तो ये सब जिनके पास पॉजिटिवली पॉजिटिवली चीजें हो रही थी, इस तरीके के जो एस्पिरेंट है वो बहुत ज्यादा हैप्पी है, क्योंकि दे आर वेटिंग कि सर एग्जाम नजदीक आ चुकी है, मतलब सर जितनी जल्दी एग्जाम होगी सर उतना जल्दी हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस सर जल्दी होगा। जितना ज्यादा सिलेक्शन जल्दी सिलेक्शन प्रोसेस होगा सर, उतने जल्द हम सर मतलब ट्रांसमिशन कंपनी को ज्वाइन करेगा और कंपनी के हम एम्प्लॉय बनेंगे और हमें अच्छा खासा पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के थिंकिंग वाले लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी, क्योंकि दे आर थिंकिंग कि एग्जाम नज़दीक आ रही है, हमारा प्रिपरेशन भी अच्छा है और हमारा सिलेक्शन भी हो ही जाएगा। तो इस तरीके के लोग हैप्पी हैं। अब यहाँ पर मुझे दूसरे कैटेगरी के ये भी लोग मिले जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर हमारा प्रिपरेशन तो हुआ है बट सर प्रॉपर रिवीजन नहीं हुई है। ध्यान से सुनना अभी मैं जो बता रहा हूँ। यस। यहाँ पर वो लोग आए हैं जिनका सपोज प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ है, या तो सपोज उन्होंने प्रॉपर, देखो मैं हर बार प्रॉपर वर्ड ही यूज करूंगा, उन्होंने प्रॉपरली एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए हैं। यस। या तो तीसरी चीज आती है कि सर वाईटी पर हमने अच्छे से वीडियो नहीं देखे, सर अभी भी बहुत सारे वीडियोस बाकी है सर आपके देखने। और चौथी चीज सर हमारा नॉन टेक वाला पोर्शन सर अच्छे से कवर अप नहीं हुआ, सर कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, ये भी लोग हैं इसमें। एंड पांचवा अगर मैं इसमें पॉइंट बता दूं कि उन्होंने सपोज सर टेस्ट सीरीज दी है बट बहुत कम टेस्ट सीरीज दी है, तो ऐसे भी लोग यहाँ पर मुझे मिले थे जो
उन्होंने सभी चीजें की है बट थोड़ी थोड़ी चीजें, रिवीजन भी अच्छे से कर रहे हैं बट उनको लग रहा है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्टअप हो रहा। तो मतलब हम बोलते हैं ना कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बट जिनको लग रहा है सर नहीं होगा, तो इस कैटेगरी के नहीं होगा, मतलब उनको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि सर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो वो 50% डाउट वाले बच्चे इस कैटेगरी में भी बिलोंग करते हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए थे। एंड ये आते हैं थर्ड कैटेगरी के लोग, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनका कोई भी प्रिपरेशन नहीं होता है, मतलब अभी तक उन्होंने किताब तक खोला हुआ नहीं रहता, ना ही उन्होंने कभी पढ़ा है सब्जेक्ट को, ना ही उन्होंने कभी एमसीक्यूज किए, ना ही उन्होंने यूआईटी के सेशन देखे, ना ही उन्होंने कभी नॉन टेक्निकल अच्छे से देखा, ना ही उन्होंने कोई टेस्ट सीरीज दी है। तो इस तरीके के लोग तो डेफिनेटली रोते बैठेंगे, क्योंकि देखो बेटा, आपके पास कंपटीशन सभी के पास है, चाहे ये हैप्पी वाला बंदा रहे, चाहे ये थोड़ा सा हैप्पी अनहैप्पी वाला बंदा रहे, या फिर ये रोने वाला बंदा रहे, सबको ये एग्जाम देनी है, सबके लिए उतना ही कंपटीशन है और सबके लिए उतनी ही अपॉर्चुनिटीज बनी हुई है। बट याद रखना एक चीज, जो मेहनत करेगा उसी को ही सब सक्सेस मिलेगा। बेवजह अगर आप लक के भरोसे बैठोगे तो कुछ भी चीजें नहीं मिलती है। तो अभी अगर मैं बता दूं तो सिलेक्शन के चांसेस, जो बहुत ज्यादा हैप्पी लोग हैं जिन्होंने ये सब चीजें की है, तो मैं आपको बोलूँ आपका सिलेक्शन का चांसेस बेटा मेरे साइड से तो 90% लग रहा है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लो, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इनका सिलेक्शन याद रखना, ये बहुत डेंजर लोग होते हैं, क्योंकि जो हैप्पी थोड़े से अनहैप्पी होते हैं। अब इनमें से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिलेक्शन ला सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ ड्यू टू दे आर मेकिंग सम मिस्टेक, दे आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड इन महा ट्रांसफर फाइनल लिस्ट। यस, वहां पर वो सिलेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो फाइनली कर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अभी तक आपने जितना भी पढ़ाई किया है, 5-6 महीने शायद से उससे भी ज्यादा आपको टाइम मिला है, उतने दिन तक आपने पढ़ाई की हुई है, बट फिर भी आपका सिलेक्शन अगर नहीं होता तो इसके पीछे आपने कुछ गलती की रहेगी। या फिर किसी का सपोज 1 महीने में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो कोई कोई ना लास्ट एंड में आकर गलती कर देता है, और लास्ट एंड में गलती करने वाले यही लोग होते हैं जो आधा अधूरा पढ़ाई कर लेते हैं। मतलब पढ़ाई तो अच्छे से कर लेते हैं 5-6 महीने, बट लास्ट में गड़बड़ा जाते हैं। तो इस तरीके की कैटेगरी में अगर आप आते हो बेटा, तो थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि आपका सिलेक्शन मैं बोलता हूँ 50-50% होता है। 50-50% एकदम फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ, 50-50% आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट जो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, जिनका कभी भी पढ़ाई नहीं हो रहा, बस घर वालों ने बोला था कि फॉर्म फिल करना है करके फॉर्म फिल किया, दोस्तों ने फॉर्म फिल करना है करके फॉर्म फिल कर दिया, अब एग्जाम डेट आ चुकी है, और ये लोग आप एग्जाम सेंटर में जाओगे तो पेपर कितना भी आसान रहे ना, तो लोगों को इतना निगेटिव बोल देते हैं कि भाई पेपर बहुत डिफिकल्ट था। तो ये इसी कैटेगरी वाले बंदे होते हैं। तो इन लोगों का कभी भी सिलेक्शन नहीं होता, ये मैं श्योरली बता दे रहा हूँ। कभी भी सिलेक्शन नहीं होता, जो पढ़ाई नहीं करेंगे भाई उनका सिलेक्शन होगा ही कैसे, राइट ना? यस, बिकॉज ऐसे ही किसी का सिलेक्शन नहीं होता बेटा, जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनकी सभी मतलब जिनका सिलेक्शन, उनके पास मेहनत होती है। अब ध्यान से देखना, मैं इन लोगों की तो बारे में बताऊंगा भी नहीं, जो रोते बैठे भाई, जब कभी भी पढ़ा नहीं, उनको क्या ही मैं अभी बता दूं कि भाई आप 25 दिन में एग्जाम निकाल दोगे, कैसे पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। तो सॉरी फॉर दिस कैटेगरी गाइस। तो जो लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, जिन्होंने कभी भी पढ़ाई नहीं की, तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ, मैं इन लोगों को थोड़ा सा बोल सकता हूँ कि ये जो 50-50% वाला जो आपका है ना चांसेस है ना बेटा, आप इसको 80 से लेके 20%, 80-20% लेके आ सकते हो, मतलब 80% सिलेक्शन चांसेस और 20% आप छोड़ सकते हो, सपोज नहीं होगा, बट ये 80% आप ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? अगर आप अच्छे से जो मिस्टेक होती है वो अगर आप अवॉइड करते हो, तो जो बच्चा सेलेक्ट होने वाला है वो सच में सेलेक्ट होगा, और जो बच्चा रिजेक्ट होने वाला है तो रिजेक्ट होने वाला है, राइट ना? तो जो बच्चा सेलेक्ट होना डिजर्व करता है, वो बच्चा रिजेक्शन में ना चला जाए, या फिर मैं बोलूंगा फेल ना हो इस एग्जाम में, तो उसके लिए ये सेशन है बेसिकली। तो जो अगर इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा तो छोड़ के चले भी जाओगे सेशन को, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं बेटा, फालतू का क्यों टाइम पास कर रहे हो यहाँ पर, अगर आपका पढ़ाई नहीं हुआ तो। यस, और इन बच्चों ने भी अच्छे से देखना है, क्योंकि आप बेटा आपका रैंक इंप्रूव करा सकते हो, साथ ही साथ आप अपना सिलेक्शन और ज्यादा ला सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर 100% सिलेक्शन नहीं बोला, आपका भी 10% मैंने निकाल दिया बेटा, 10%। तो इतना अच्छा रिवीजन कर कर भी 5-6-7 साल भी कोई कोई पढ़ाई कर लेता है, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, बट कोई बंदा 1 मंथ भी सिलेक्शन का पढ़ाई कर लेता है अच्छे से, तभी उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? 1 मंथ तो मैंने मतलब बहुत कम का बोल दिया, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ कि 3-4 महीने भी अगर अच्छे से पढ़ लेता है, तभी भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके पीछे का रीजन है क्यों? क्योंकि वो प्रॉपरली क्या क्या चीजें छूटनी है, क्या क्या चीजें करनी है, ये सब चीजें देख लेते हैं। अब देखना, ज्यादा पढ़ाई करना इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप सीधा सेलेक्ट हो जाओगे।
तो सिलेक्शन इज डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच द टाइम यू आर स्टडिंग, कितना आप टाइम पढ़ाई कर रहे हो, तो इस पर प्रोपोर्शनल नहीं होता। तो सिलेक्शन आपके पास याद रखना हमेशा, यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूँ, इन बंदों के लिए नहीं लिख रहा, यहाँ पर स्पेस इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सिलेक्शन आपके पास सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होता है एक्यूरेसी, आप कितना एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट प्लस आपके पास स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्लस आपके पास बेटा प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस। ओके, ये सब चीजें होनी चाहिए। यस, सिलेक्शन किस पर डिपेंड है, आपकी एक्यूरेसी, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका स्टडी मटेरियल एंड प्रॉपर गाइडेंस, इस पर डिपेंड है। यस, आप ये मत बोलना कि सर सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 24 आवर्स पढ़ाई, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। तो ऐसे तो हर एक का पढ़ाई हो मतलब सिलेक्शन हो जाता, ज्यादा पढ़ाई करो ज्यादा सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, कौन पढ़ा रहा है, कैसे गाइड कर रहा है, क्या स्टडी मटेरियल आपके पास, आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, पेपर में आप कैसे पैनिक नहीं हुए, कैसे आपने मतलब आपने एक्यूरेसी मेंटेन की, ये सब चीजें सिलेक्शन लाती है। यस, तो ये सिलेक्शन चीज लाने के लिए जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो पीपीटी ये वाली है, कि आपके पास ध्यान से देखना। अभी अगर आप देख रहे होंगे कि जो मिडिल कैटेगरी वाले लोग थे वो ज्यादातर यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग लास्ट 35 डेज क्या हो सकता है, क्या हमारे लिए 35 डेज में हम कर सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके दिमाग वाले ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर निकाले हैं। तो जो मैं मतलब एज एन एस्पिरेंट मैं भी सोचता हूँ कि एक एस्पिरेंट क्या सोचता होगा। तो अब ये सोचेगा बंदा कि सर हम टेस्ट सीरीज दे सर 35 डेज में, कि सर रिवीजन करे, कि सर शॉर्ट नोट्स बताए, कि सर बनाए, कि सर यूट्यूब सेशन देखे, कि सर थ्योरी पढ़े, कि सर एमसीक्यूज करे। तो अगर आपको लग रहा है कि सर आपने हमारे दिल के या फिर दिमाग के ही सर क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं, तो बेटा इसके लिए तो एक लाइक तो बिल्कुल बनता है, आप एक लाइक कर सकते हो। सर हाँ बिल्कुल सर, आप हमारे दिमाग में जो सर क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से सर 2 या 3 तो यहाँ पर आ ही रहे हैं, और किसी किसी को तो शायद से मैंने 100% निकाले होंगे, या फिर हो सकता है इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे, इट्स ओके। बट अगर आपका भी इसमें से अगर कोई एक रीजन है जो आप सोच रहे होंगे कि सर क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लास्ट टाइम, तो अगर आपसे रिलेट होता है तो एक लाइक बिल्कुल कर सकते हो आप। यस, चलो अब ध्यान से देखना। तो ये सभी चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है, एक टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है एंड एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट सर इसको मैनेज कैसे करें, तो इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट तो है ही, बट सर इसमें से सर प्रेफरेंस वाइज सर हम किसको ऊपर रखे किसको नीचे रखे। तो ये जो बंदा परेशान है तो इसकी परेशानी हम कर देते हैं दूर, क्योंकि हमने लगा लिया है इसके लिए करेक्ट सीक्वेंस। तो ये बंदा देखो हो गया हैप्पी। क्यों मैंने करेक्ट सीक्वेंस लगाई, क्योंकि सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, पर उसमें से सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है अभी हमारे 35 डेज के लिए। तो बेटा अब आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बोल रहा हूँ कि एमसीक्यूज है। लिसन केयरफुली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज कहां से करना, मैंने आपको बोला है कि यूथ पब्लिकेशन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ योर एमसीक्यूज। यूथ पब्लिकेशन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ योर एमसीक्यूज। तो यूथ पब्लिकेशन आपने कितनी बार किया है मुझे नहीं पता, बट मैं बोलता हूँ कि इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट तो आपका कम से कम मैं बोल रहा हूँ 3 टाइम्स, 3 टाइम्स तो यूथ पब्लिकेशन आपका होना चाहिए। YCT का जो बुक है ना, ये 3 टाइम्स तो आपके पास होना ही चाहिए। यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है YCT का 3 टाइम्स तो आपके पास बुक होना ही चाहिए, और उसके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दूसरे इस पर रखा मैंने शॉर्ट नोट्स। अब ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, तो यूथ पब्लिकेशन में जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो बेटा किसी न्यूमेरिकल का फॉर्मूला, यस, कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो कितनी बार वो फॉर्मूला रिपीट हुआ है, तो अगर जितनी बार रिपीट होगा तो उसको आप शॉर्ट नोट्स में ले लेना। तो यूथ पब्लिकेशन के जो फॉर्मूलेज बनेंगे आपके पास, उसके फॉर्मूले के शॉर्ट नोट्स, देन उसी शॉर्ट नोट्स का आपको करना पड़ेगा रिवीजन। लास्ट टाइम में मैं बता रहा हूँ अभी लास्ट टाइम में करना क्या, यस, रिवीजन। देन ये सब चीजें होने के बाद एमसीक्यूज लगा दो डेली, देन नोट्स बनाओ, देन उसका रिवीजन करो, देन आप दे सकते हो बेटा टेस्ट सीरीज। क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो। मैं टेक्निकल के लिए बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज दे सकते हो। देन टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करके
अगर कोई बंदा अच्छे से आपको कोई भी यूट्यूब पर सेशन दे रहा है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं मेरे प्रमोशन की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ। अगर आपको कोई यूट्यूब पर सच में अच्छा कोई कंटेंट दे रहा है जो आपको लग रहा है कि सर ये एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब फालतू की इधर उधर की बातें नहीं, सर एग्जाम ओरिएंटेड ही है, तो आप यूट्यूब सेशन देख सकते हो। मैं दूसरे का किसी का तो आपको अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, बट जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, जिसमें मैंने अभी तक आपको 38 सेशन दे चुका हूं। तो ये सेशन अगर आप देख लेते हो, ये 38 सेशन, तो भी आपके पास बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी बेटा। तो ये कहाँ पर मिलेंगी? तो ये मिलेंगे हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप ये सेशन देख रहे होंगे। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी महा ट्रांसको 2023 या तो 24 करके, मैंने एक सीरीज बनाई जिसका नाम है सिलेक्शन सीरीज। तो वहां पर आपको ये सेशन मिल जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बट मैं यहाँ पर यूट्यूब ध्यान से देखना, यूट्यूब हर बार नहीं करना होता है, तो इसका एक टाइम होता है कि आपको कब करना है। ये सब चीजें होने के बाद अगर यूट्यूब पर कोई अच्छे से पढ़ा रहा है तो उसकी सेशन आपको देखना लाजमी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अब ध्यान से देखना, जहां पर भी आप प्रॉब्लम फेस करोगे, मतलब एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त कोई एमसीक्यू नहीं सॉल्व हो रहा है, यस, रिवीजन करते वक्त आप कोई चीजें भूल रही हो या फिर आपको रिलेट नहीं हो रही, या फिर टेस्ट सीरीज में ऐसे कोई क्वेश्चन मिले जो आपको लग रहा है कि सर वो हमने कभी पढ़ी ही नहीं, तो उससे रिलेटेड आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, यस। बट यहाँ पर मैंने प्रेफरेंस क्या रखा है सबसे पहले एमसीक्यूज, देन शॉर्ट नोट्स, देन रिवीजन, देन टेस्ट सीरीज, एंड देन यूट्यूब, एंड देन आपके पास थ्योरी। अब ध्यान से देखना, ये टेस्ट सीरीज वाला जो फंडा है ना, कोई कोई ना इसके नीचे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब के बाद भी आप टेस्ट सीरीज रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अभी दिस इज नॉट अ गुड थिंग कि आप थ्योरी पूरा डिटेल में पढ़ो। डिटेल में देखना, थ्योरी तो रखी है मैंने, बट थ्योरी मतलब ये नहीं कि आप एकदम स्टार्टिंग से पहला पेज लेकर लास्ट पेज पढ़ रहे हो, नॉट लाइक दैट। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लग रही कि सर यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन मिले, उससे रिलेटेड थ्योरी हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको बता दूं, आपने पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ा और उससे रिलेटेड सॉरी आपको एमसीक्यूज आया, बट आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो आपका काम क्या है, आपका परम धर्म क्या है सर? हम सर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की थ्योरी सर किसी बुक में पढ़ेंगे या तो नेट पर सर्च करेंगे। नेट पर सर्च करने से बेटर है बेटा बुक पढ़ो, बुक बहुत अच्छा होता है। नेट पर तो कोई कुछ भी बोल देता है, बट इंपॉर्टेंट है कि बुक कहाँ पर है सर, तो बुक देखना, बुक से पढ़ लेना सभी चीजें। जैसे मैंने एक टॉपिक बताया पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेट ट्रांसफार्मर, वैसे सपोज आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सपोज आप चॉपर वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप भीमरा का बुक उठाओ, वहां से थोड़े से दो चार क्वेश्चन लगाओ, थोड़ा सा पढ़ो। तो जहां पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वहां की थ्योरी आप लास्ट एंड में आपको पढ़नी है बेटा। ऐसा नहीं कि आप मतलब अब आपके पास 35 डेज है और अब आप एक नया बुक लेके आए और अब आप बोलोगे सर मैं पूरा पढ़ के ही रखूंगा, तो ऐसा नहीं होता बेटा। तो यूथ पब्लिकेशन के एटलीस्ट 3 टाइम्स, इससे ज्यादा हुए होंगे तो वेल एंड गुड। अगर जिन्होंने 3 to 4 टाइम अगर यूथ पब्लिकेशन किया होगा ना, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ आप 90% सिलेक्शन ला सकते बेटा, 90%, यस। तो ठीक है, और जिसका नहीं हुआ उसने भी गड़बड़ी नहीं करना है, अगर 2-3 बार भी कर लेते हो, अच्छे से भी सॉल्व कर लोगे ना तो भी हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में अल्टीमेटली 50 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यस। 1000 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने एग्जाम में, बस 50 ही क्वेश्चन सॉल्व करने, यस। अब ये एमसीक्यूज हुआ, तो शॉर्ट नोट्स हुआ, रिवीजन हुआ, टेस्ट सीरीज हुआ, यूट्यूब हुआ, और आपके पास थ्योरी हुआ, यही चीज इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा अभी आपके लिए कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देख सकते हो, अगर सपोज कोई बंदा इसको फॉलो करेगा तो इस तरीके की स्माइल आएगी उसके मतलब चेहरे पर, नहीं तो ये इस तरीके का कंफ्यूज हो सकता है कि सर क्या करे, कैसे करे। तो इसकी भी एक सीक्वेंस होती है पढ़ाई करते वक्त कि क्या पढ़ना है और क्या कैसे पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है ये सभी को पता है, बट कैसे पढ़ना है तो ये मैंने सीरीज लगा दी, एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, यूट्यूब एंड थ्योरी, यस। अब हम देख लेते हैं कि सर ये भी बहुत क्वेश्चन मुझे आते हैं कि सर हम कौन सा सब्जेक्ट करें सर, अब हम सर कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा करें सो दैट हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का कभी भी नाम नहीं लेता, क्योंकि बेटा एक सब्जेक्ट से लोग एक फोबिया बढ़ा लेते हैं, या फिर मैं बोलता हूँ एक निगेटिविटी भी बहुत सारे लोगों की होती है, सर ये जो सब्जेक्ट है ना यही कर लेंगे सर हो जाएगा। नॉट लाइक दैट बेटा, एग्जामिनर आपके 50 क्वेश्चन बराबर से लाता है, कहाँ से लाता है, कैसे लाता है, एज एन टीचर मैं आपको बता रहा हूँ, यस। मैं एस्पिरेंट करके नहीं बता रहा आपको, एस्पिरेंट करके बच्चा बोलता है कि सर कम से कम पढ़ने पर सर ज्यादा से ज्यादा सक्सेस वाला रेशियो बता दो सर, नॉट लाइक दैट। एज एन टीचर मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 8 सब्जेक्ट एटलीस्ट आपको आने चाहिए। 8 सब्जेक्ट जो मैं आपको बताने वाला वो ये है कि आपको पावर सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, एनालॉग, डिजिटल एंड मेजरमेंट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस है बेटा। बेस मतलब ऐसे समझ रहे हो कि ये अगर आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं ना, तो
आप एग्जाम में सिलेक्शन ला सकते हो, यही सम आपके बेटा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव के लिए, याद रखना है कॉम्पिटिटिव के लिए यही सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट है। बट अगर कोई बोलता है कि सर इसमें भी सर हमें सबसे ज्यादा बता दो, बेटा इसमें सबसे ज्यादा आपका पावर सिस्टम आता है। बट आपको सबसे ज्यादा धोखा यही सब्जेक्ट देगा, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को, सर पावर सिस्टम आ रहा है ना सर, बस पावर सिस्टम ही कर लेंगे सर। अरे बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता बच्चा, ऐसा नहीं होता है। सभी सब्जेक्ट उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, भले ही से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बट क्या आप गारंटी लेते हो कि पावर सिस्टम वाले 100 मतलब पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब आप कोई भी इंसान रहे पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता। इसीलिए आपको बाकी सब्जेक्ट की भी हेल्प लेनी होती है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके नेटवर्क के इजी आ जाएंगे, बहुत सारे के क्वेश्चन आपके डिजिटल के सॉरी कंट्रोल के इजी आ जाएंगे, मशीन के इजी आ जाएंगे बेटा। एनालॉग के बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चन आ जाएंगे, डिजिटल के इजी इजी क्वेश्चन आ जाएंगे, मेजरमेंट के आ जाएंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के आ जाएंगे। अगर बस आप इसी सब्जेक्ट को लेकर पकड़ लोगे ना तो बेटा कुछ नहीं होगा फिर लाइफ में। यस, कुछ नहीं होगा। एक सब्जेक्ट से कोई किसी का सिलेक्शन नहीं होता, तो सब्जेक्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी सब्जेक्ट को पकड़ के चलती, इतना तो समझ लो। और ये मैं मेरे आप एक्सपीरियंस मतलब आपके ऊपर दे रहा हूँ, किसी को अगर समझ में आ रही होंगी जो मैं दिल मतलब दिल खोल के ये सब चीजें बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन हो। तो बेटा ये जितने भी मैंने इस बक्से के अंदर सब्जेक्ट रखे हैं ना, तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये सभी सब्जेक्ट मैंडेटरी है, कंपलसरी है आपके लिए, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। कोई भी अगर एक आध दो सब्जेक्ट छूटा होगा तो इसको भी कर लेना। एंड while revising the subject don't be focus on the power system, हम सर बस पावर सिस्टम करेंगे। मैं बहुत चिल्लाता हूँ उन बच्चों के लिए जो पावर सिस्टम पावर सिस्टम पावर सिस्टम। पावर सिस्टम आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके पास नेटवर्क का अच्छा नॉलेज रहेगा, जब आपके पास मशीन का अच्छा नॉलेज रहेगा, जब आपके पास एनालॉग का अच्छा, एनालॉग का नहीं बेटा, एनालॉग का नहीं, यस, मेजरमेंट का अच्छा खासा नॉलेज रहेगा, तब आप पावर सिस्टम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, एक ही सब्जेक्ट करने से सिलेक्शन नहीं होता है। अगेन एक बार बोलते रहा हूं, ये सभी सब्जेक्ट उतने ही इंपॉर्टेंट है, उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने जितना आपको बोलते हो पावर सिस्टम इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? यस। बट अगर कोई बंदा चाहता है सर मैं चाहता हूँ कि मेरा रैंक आए, तो बेटा आपके लिए ये मैंने बाजू में दो तीन सब्जेक्ट रखे हो, सिग्नल सिस्टम पढ़ लो, ईएमटी थोड़ा सा पढ़ लो, यस, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर पढ़ लो, कोई बोल रहा है मटेरियल साइंस पढ़ लो। तो बेटा ये दो चार सब्जेक्ट आपके लिए रखे हैं मैंने, तो दिस इज योर चॉइस। जिसको सिलेक्शन चाहिए वो ये इतने भी सब्जेक्ट कर लेता है, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये 8 सब्जेक्ट। बट किसी को रैंक लाना है तो आप ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, सिग्नल सिस्टम, ईएमटी, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर एंड मटेरियल साइंस। यस। तो जो एस्पिरेंट रहेगा ना, जो अच्छे से प्रिपरेशन करेगा, वो इस तरीके से स्माइल वाले फेस से पढ़ाई करेगा, मतलब टेंशन नहीं लेगा। क्योंकि एक एस्पिरेंट एक बोलते हैं हम स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ता है, तो वो यही पढ़ता है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ आपको ये 8 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, ऐसे पढ़ने चाहिए कि आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए। गेटिंग माई पॉइंट? यस। चलो अब हम आते हैं आगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन सभी सब्जेक्ट जो मैंने अभी यहाँ पर रखे इस बक्से के अंदर बेटा, जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल के यूट्यूब चैनल पर, इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए। किसी को लग रहा होगा कि सर वहां पर टाइम पास है, तो बेटा जब पेपर हो जाएगा ना तब मुझे बताना कि सर आपने जो बोला था वो कुछ भी नहीं आया। यस। तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं आपको देने वाला हूँ पावर सिस्टम एंड बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो मतलब आने वाले सेशन से। तो पावर सिस्टम में फोकस करने वाला हूँ, बट ये नहीं कि मैंने बाकी सब चीजें नहीं, आपको इलेक्ट्रिकल मशीन भी अच्छे से दिया हुआ है, ये भी देख लेना। कंट्रोल सिस्टम के भी बहुत सेशन दिए, इवन डिजिटल के भी दिए, मेजरमेंट के दिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के दिए, एनालॉग के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस किए हुए हैं, एंड नेटवर्क के भी कुछ सेशन मैंने दिए हुए। तो अब मैं थोड़ा सा मिक्स टाइप एंड और जो भी टॉपिक मेरे से छूटे किसी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से, तो वो भी मैं कवर अप करा लूंगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने स्टार्ट की है, सिलेक्शन सीरीज, और देखना इस सिलेक्शन सीरीज से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा। एंड बाद में अगर किसी का रह जाएगा तो मुझे मैसेज मत करना कि सर आपका सीरीज नहीं देखा था सर, गलती हो गई। यस, ऐसा मत बोलना बेटा, और मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा किसी का मुझे कॉल या तो मैसेज आए और आप मुझे बोलो कि सर हमने गलती की सर, आपका सीरीज नहीं देखा। यस, यू हैव अ टाइम बच्चा, आप 1 या 1.5 घंटा तो दिन का निकाल ही सकते हो, जिसमें से ये 35 सेशन मतलब आप कर ही सकते हो। 35 दिन है तो थोड़ा सा इधर उधर करके आप देख भी लो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए। एंड आता है हमारे पास सर नॉन टेक का क्या करें, तो आपको याद रखना चाहिए कि सर आपका एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट कराने वाला है बच्चा। यस, आईबीपीएस कंडक्ट कराने वाला है। तो आईबीपीएस में ये 3 सेक्शन होते हैं,
एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, एक होता है मराठी, और एक होता है आपके पास एप्टीट्यूड, राइट ना। और इसके लिए मैंने यहाँ पर मैं कुछ भी अलग से डिस्कशन नहीं करूंगा, तो इसके लिए मैंने नॉन टेक के लिए कि कैसे प्रिपेयर करें नॉन टेक को, तो इससे रिलेटेड मैंने बेटा ऑलरेडी हमारे चैनल पर ये वीडियो पोस्ट कर दिया है। तो इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पर कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। यस, तो आपको प्रिपरेशन कैसे करना है नॉन टेक का, तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो है, तो यहाँ पर हम टाइम पास नहीं करेंगे। बट अगेन एक बार बता दे रहा हूँ, नॉन टेक में बेटा इसके लिए 40 क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। इसमें सर 20 क्वेश्चन सॉल्व करने पर बेटा आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। इसमें आपके पास 20 क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपके पास 10 मार्क्स मिलते हैं। एक्चुअल एग्जाम में मैं बता दूं तो बेटा रीजनिंग के मार्क्स निकालना बहुत इजी है, मराठी के में मार्क्स निकालना बहुत इजी है, एप्टीट्यूड के भी आप ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 मार्क्स का ही टारगेट रखो, 5 मार्क्स का ही टारगेट रखो। मराठी इजी आता है, रीजनिंग इजी आता है, बट एक्चुअल में टाइम नहीं मिलता है बेटा एग्जाम सॉल्व करते वक्त। आप ये मत सोचना है सर 5 ही मार्क्स क्यों, हमें तो सर आउट ऑफ चाहिए, तो जिसको आउट ऑफ चाहिए उसका सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, मैं लिख के दे रहा हूँ। जो बोल रहा है सर मुझे सब में आउट ऑफ चाहिए, तो सब में आउट ऑफ किसी को नहीं मिलते, हाँ, याद रखना। तो आप रीजनिंग का भी मार्क्स ले लो, रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 निकाल सकते हो, मैं खुद निकाल चुका हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यस, मराठी में 10 आउट ऑफ 10 निकल सकते हैं, इसमें जिसका अच्छा सा होता है मराठी। एंड एप्टीट्यूड में 5 या तो 6 भी मार्क्स ला लेते हो बेटा, तो मुझे बताओ ना, 40 में से अगर आपके पास 30 या तो 35 मार्क्स मिलते हैं, तो क्या ये कम मार्क्स है? यस, कम मार्क्स है क्या? नहीं, ये बहुत अच्छे मार्क्स है बेटा। यस, तो सबसे ज्यादा फोकस रीजनिंग में करना, रीजनिंग में ज्यादातर क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं होते वो होते पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना। सॉल्व नहीं होते मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस कुछ आता है, बस प्रैक्टिस करते रहना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्द आप उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यस, तो ये रहा नॉन टेक वाला पोर्शन। एंड आपके पास अब बच चुके हैं आपके पास ये 35 डेज। तो अगेन एक बार बता दे रहा हूँ कि आप कैसे यूटिलाइज करते हो इस 35 डेज को, या फिर किस तरीके से आप फॉलो करते हो, किस तरह से आप स्टडी प्लान बनाओगे, ये सब चीजें। स्टडी प्लान तो आपको बनाना ही बनाना है कि रिवीजन कैसे करना है। एक बार मैं फिर से यहाँ पर स्टडी प्लान आपको बता देता हूँ कि स्टडी प्लान में आपके पास क्या होना चाहिए बेटा। तो वो तो मैंने सीक्वेंस दी थी, बट स्टडी प्लान में याद रखना ये चीज अगर आप फॉलो करोगे, ये जो मेरा रेशियो होता है 70% एंड 30% रेशियो, तो ये अगर आप समझ लिए ना कि सर क्या बोलते हैं हमेशा 70-30 वाला रेशियो, तो बेटा आप आपके एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे। तो 70% का मतलब है कि अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो, देन टोटल अगर आप बेटा 10 आवर्स पढ़ते हो बेटा, तो 10 आवर्स के 7 आवर्स आपको टेक्निकल के लिए देने हैं। आप टेक्निकल में कैसे आप एमसीक्यूज के लिए लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब चीजें आपकी बात है। तो बाकी का जो 3 आवर्स का जो 3 आवर जो रहेंगे वो आपको नॉन टेक्निकल के लिए देना है, नॉन टेक के लिए देना है। और नॉन टेक में भी याद रखना 30% में भी नॉन टेक के लिए रीजनिंग आपके पास 20 मार्क्स के लिए आता है, तो इसका 15% टाइम आपको डेली रीजनिंग के लिए देना है, चाहे आपको कितना भी क्यों ना आता रहे। तो रीजनिंग बेटा सॉल्व ही करना है, लॉजिकल रीजनिंग का 15% टाइम यहाँ पर देना है। देना आप यहाँ पर ऐसा समझ लो कि 5 या तो 10% आप बोल सकते हो, 5% आप मराठी के लिए टाइम दे दो। यस, एंड आपके पास जो 10% जो टाइम रहेगा, 10% जो टाइम रहेगा वो आपको एप्टीट्यूड के लिए देना है। यस, एप्टीट्यूड के लिए देना है बेटा, एप्टी के लिए देना है। यस, तो ये 30 एंड 70 का रेशियो जो बंदा समझ जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, तो उसका सिलेक्शन होगा। और ये सभी चीज आपको डेली बेसिस पर करनी है, डेली मतलब आप डेली लॉजिकल रीजनिंग का 1-2 क्वेश्चन मतलब लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करना चाहिए आपने डेली, आपने मराठी थोड़ा सा करना चाहिए डेली, आपने एप्टीट्यूड करना ही चाहिए, तब जाकर आप ये नॉन टेक्निकल में मार्क्स ला सकते हो। कितने मैंने बोले 35 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 40। गेटिंग माई पॉइंट? यस। और एप्टीट्यूड टेक्निकल तो आपको करना ही करना है। यस, 70% अगर आप टाइम दे रहे हो तो आपका यूथ पब्लिकेशन 3 क्या 5 टाइम्स आपके पास हो सकता है। यस, हो सकता है कि आपने किया भी होगा ना, ऐसा नहीं कि भाई मतलब अभी कोई सोया हुआ है भाई, कल ही उठा और बोल रहा है कि आज से मैं इतना पढ़ाई करूंगा कि भाई आने वाली एग्जाम एक झटके में निकाल दूंगा। ये ऐसे मतलब हवा में तीर मारने वाले लोगों का कभी नहीं होता बेटा, कभी भी नहीं होता। यस, तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट रहोगे तो मेरी बात को समझो, यूथ पब्लिकेशन को अच्छे सॉल्व करो, और हमारी यूट्यूब चैनल का जो सीरीज चालू उसको मतलब गलती से भी मत छोड़ना बेटा। एक एक सेशन मैंने बहुत मेहनत के साथ बनाया और बहुत एनालिसिस करके एक एक सेशन को मैंने बनाया हुआ है।
तो वो सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देख लेना। तो टेक्निकल तो आप अपना करो ही करो, बट साथ ही साथ आप हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल का जो भी यूट्यूब चैनल है ना, बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो, उसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो। एंड इसकी जो प्लेलिस्ट है बच्चा, प्लेलिस्ट उसको अच्छे से देख लेना। ये ट्रांसको के लिए मैंने बनाई हुई, स्पेसिफिकली तो एई वालों के लिए। इसको देख लेना, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सिलेक्शन के लिए। यस। एंड ज़्यादा मैं यहाँ पर अभी आपका टाइम पास नहीं करूँगा। तो आपको चाहिए अगर सक्सेस, तो बेटा ये अगर 35 डेज, 30 to 45 डेज अगर मेरे प्लान को अगर आप एग्जीक्यूट कर लेते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट यूर सक्सेस। यस। 30-30-40, 30-70 का रेशियो, सॉरी 70-30 का रेशियो। एंड जो मैंने आपको सीरीज बताई कि कैसे करना है। एंड डोंट बी पैनिक एट द लास्ट एंड। लास्ट एंड में क्या गलती होती है, मैं आपको ये भी चीज बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपका। लास्ट एंड में क्या होता है कि सर हम ये करें, हम वो करें, सर कोई ये बोल रहा है वो करें। तो डोंट बी थिंक लाइक दैट। लास्ट एंड में कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं करना होता। जो आपकी डेली डेली जो आपके पास पढ़ाई होती है ना, डेली स्टडी जो होती है बेटा, डेली स्टडी ही करनी होती है। बट इसमें थोड़ी सी रफ्तार लानी पड़ती है, थोड़ी सी रफ्तार लानी पड़ती है। बट ऐसा नहीं कि मतलब एकदम भागो। रफ्तार लाना मतलब एकदम बुक लेना, दर 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 कुछ तो पढ़ना, वो आपको भी समझ में नहीं आता। नॉट लाइक दैट। डेली स्टडी ही करनी है, डेली स्टडी ही करनी है, बट थोड़े रफ्तार के साथ करनी है, क्योंकि राइट नाउ यू हैव अ टाइम कि आपके पास सर 21st ये लास्ट लास्ट डे है सर, या फिर आप बोलोगे सर ये वो वाला दिन रहेगा सर जिस दिन आपकी बेटा लाइफ चेंज हो सकती है, याद रखना। यस। तो इस दिन तक ही आपको मेहनत करनी है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपका 31st, आप 21st आप कंसिडर ही मत करो, ये तो दिन आपका एग्जाम का है ना। तो आप समझ लो कि सर 20 मार्च यही आपका बेटा लास्ट एग्जाम का डे, राइट ना। अगर आप आज अगर मेहनत करोगे ना, शिद्दत के साथ मेहनत कर लोगे, तो बेटा ये लास्ट डे हो सकता है आपकी पढ़ाई का, जो आप ना पूरी कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ रहे हो। आपके दोस्त कहीं पर एंजॉय कर रहे होंगे, आपकी फैमिली के ताने आप सुन रहे होंगे, वट एवर जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो इस दिन तक आप उन सभी चीजों को झेलो। देन अगर आपने अच्छे से पेपर दिया ना बेटा, अच्छे से पेपर दिया, तो आपका 21st, यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपका पेपर जो रहेगा 21 मार्च का, वो पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। और यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना, देन आपकी लाइफ इतनी चेंज होगी कि जो आपको गालियां दे रहे थे, जो आपको बोल रहे थे आपसे ना हो पाएगा, आपसे कभी नहीं होगा, ये सब चीजें नहीं होगा, वो लोग आपको आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पूछेंगे। ये चीज लिख लो मेरे से। यस। तो आप मतलब थोड़ा खुद पर भी बिलीव करो, और बेवजह का पैनिक नहीं होना है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है, भाई मैं तो हूँ ही, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, बट इतना भी नहीं कि मैं हर एक को कॉल पर बात कर सकता हूँ, किसी को व्हाट्सएप पर बात कर सकता हूँ। नहीं बेटा, आप मेरे भी कुछ लिमिटेशन है, मैं हर एक को तो रिप्लाई नहीं कर सकता ना। यस। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज्यादा पैनिक मत हो, जितना कूल रहोगे उतना कूल रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, यही आपके हाथ में, पढ़ाई करना ही आपके हाथ में, ना कि टेंशन लेना। टेंशन लेने से तो आपका जो सिलेक्शन रहेगा ना बेटा, सिलेक्शन का रेट बहुत ज्यादा डिक्रीज करा दोगे आप, राइट। तो जो मैं बोलता हूँ ना कि लास्ट एंड में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते थे, क्यों गड़बड़ाना। देखो, आपने अगर शिद्दत के साथ मेहनत की, आपने अगर अच्छे से मेहनत की, तो आपको गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यस। आपको पता है ना, आपने मेहनत की है, आपको पता है ना, हमने सर 4-5 महीने सर अच्छे से शिद्दत के साथ मेहनत की है। हम सर डेली वीडियोस देखते हैं सर, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर हम सर अच्छा करें, तो भगवान भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा। अब मुझे नहीं पता कितने लोग मानते कि नहीं मानते, बट मैं थोड़ा भगवान पर भरोसा कर लेता हूँ। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर आप शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हो ना, तो भाई ऊपर वाला भी देख रहा है और आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। यस। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि डोंट बी पैनिक। अब ये सोचो कि सर आप बहुत कम दिन ही हमें पढ़ाई करनी है, उसके बाद तो सर एंजॉय ही एंजॉय, क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, तो सर बहुत ज्यादा हम एंजॉय करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बेवजह की फालतू के कोई भी नए नए यूट्यूब चैनल आएंगे, मतलब मेरा भी तो नया है, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जो फालतू की चीजें आती है ना, ये करो वो करो, ये करो, इतने पैसे दो, दिन हम ये देंगे वो देंगे, बेटा ऐसी चीजों के पीछे मत भागो। कुछ भी नहीं करना आपको। जो चीजें मिल रही फ्री में उसको ले लो, वही चीज आपके काम की। फालतू के पैसे बर्बाद मत करो यहाँ पर वहां पर। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा आपके पास टाइम। यस, याद रखना, टाइम। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सपोज इस टाइम अगर महा ट्रांसफर का आपने एग्जाम अगर छोड़ दिया ना, इस टाइम 2024, ये समझ लो कि 2024, देन यहाँ पर बहुत सारे लोग उसके बाद एज बार भी हो जाएंगे, किसी गर्ल्स अगर रहेंगे तो उनकी शादी भी हो जाएंगे, वॉट एवर बॉयज भी रहेंगे उनकी भी शादी हो जाएंगे, कहीं पर और दूसरी कंपनी में जॉब करोगे, देन उसके बाद फिर से आप ना गवर्नमेंट एग्जाम में पिकअप नहीं कर सकते। बहुत टाइम लगता है बेटा, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यस। तो यही एक आपके पास लास्ट चांस है, ऐसा समझो आपकी जिंदगी का।
तो वो जो बोलते हैं ना कि करो या तो मरो, मरो मत, मतलब करो बट अच्छे से करो, राइट ना, सो दैट आपका सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। तो जी जान लगा दो आप इस एग्जाम के लिए, लास्ट के 35 डेज ऐसे करो कि मतलब सिलेक्शन होना ही चाहिए, और जब सिलेक्शन हो जाएगा देन मुझे बिल्कुल मैसेज करना। हम बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करेंगे बेटा, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करेंगे, जो मैंने बोला है कि बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं। कभी आना जहां पर मैं हूँ, तो इतना अच्छा सेलिब्रेशन करेंगे ना, जो तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बस ना आपका रिजल्ट निकालो, पूरे महाराष्ट्र में आपको मैं मतलब आपकी एक नई पहचान बना दूंगा। यस, बस अच्छे से पढ़ाई करो। तो और ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम कर लेते हैं इस सेशन को स्टॉप, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन, और अच्छे से पढ़ाई करना। ओके।